हाँ चलो शुरू करें हम लोग। आज हम साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ठीक है ना? हाँ, ये शुरू करने वाले। हाँ, मैं इसके अंदर जो है थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, स्लाइड्स पे कम फोकस करूँगा। फिर मैं कल के दिन पे आपको थोड़ी सी स्लाइड्स भी दिखाऊँगा। चाहता हूँ कि मैं दोनों तरीक़ों से पढ़ाऊँ, और ना आप ऐसे ना समझे कि मैं खाली स्लाइड पे लिखा हुआ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ना समझे। स्लाइड पे पढ़ाना एक्चुअली काफ़ी आसान काम है। ये इसी साल मैं कर रहा हूँ, इससे पहले टेक्स्ट बुक हम पढ़ के करवाते थे। ठीक है, इट सेव्स आवर टाइम। हर साल 3 घंटे की क्लास लेते थे, अब 2 घंटे के लिए तो टाइम को बच जाता है और कुछ भी नहीं होता इससे। बनाना तो इसमें भी पड़ता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का मतलब आप क्या समझते हैं? चलो एक पिक्चर दिखाता हूँ, उससे शायद आपको कुछ समझ में आए। ये पिक्चर है ना? नहीं समझ में आ रहा है पिक्चर? कितना फेमस है इंटरनेट पे, है ये? हाँ, ये फेमस है कि नहीं? पिक्चर अलग अलग मीम बनते इस पे, है ना? मी आफ्टर रिजल्ट रनिंग पेरेंट्स, है ना? मी आफ्टर बिरयानी। ठीक है ना, बहुत सारे वो बनते हैं। इसके अंदर एक प्रोसेस हो रहा है। क्या प्रोसेस हो रहा है? लाइफ का एक प्रोसेस, मतलब एग्जैक्टली नहीं, बट यहाँ पर हम एक चीज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं ना यार, ये भाग रहा है, जॉनी लीवर भाग रहा है, पीछे दोनों भाग रहे हैं। अरे भाग रहे हैं, हंस क्या रहे यार, बोलो तो। ठीक है, भाग रहे हो। अब जब भाग रहा है, जब आदमी भागता है तो उसके बॉडी में एक्चुअली चेंजेस क्या आते हैं? हाँ, हार्ट बीट बढ़ जाती है उसकी। हम ज़ोर ज़ोर से क्या ले लेते हैं? सांस लेने लगते हैं। आप जल्दी जल्दी सोचने भी लगते हो। फॉर एग्जांपल, आप पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो ऐसे, ठीक है? इतना बुरा तो नहीं खेलोगे, ठीक है? आप पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो। हाँ, तो अब आप गली गली में से भागना चाहते हो तो क्या होगा? यहाँ पे अगर गली आ गई तो आप सपोज को यहाँ नहीं आना, तो आप यहाँ जाओगे, तो आप यहाँ पे जल्दी सोचते भी हो, जल्दी सोचना शुरू करते हो। जब आप भागते हो तो आपकी बॉडी में क्या होता है? ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है। आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, बॉडी को एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस भी करनी पड़ेगी। अरे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? बराबर है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? लाइफ प्रोसेस के अंदर। किसके अंदर आती है? लाइफ प्रोसेस के अंदर। लाइफ प्रोसेस के अंदर सिर्फ ये नहीं आता है, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि लाइफ प्रोसेस का एक ऐसा एक एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है ना? लाइफ प्रोसेस के अंदर अगर मेजॉरिटी में चीज़ें जाए तो ये आती है: रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन। अब खाली ये रीड नहीं करूँगा, मैं आपको बताने की भी कोशिश करूँगा कि भाई ये है क्या, है ना? रेस्पिरेशन तो हमें मालूम है ना? सांस लेना, ठीक है? सांस अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। ये एक्सक्रीशन में क्या होता है हमको मालूम है, ठीक है ना? तो हमारा जो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है वो टॉयलेट के थ्रू क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। रिप्रोडक्शन, न्यू प्रोजेनी पैदा होना, है ना? साइंस पार्ट है ना, तो साफ साफ बात करेंगे ना, है ना? ऐसी ही बात होगी। 12th स्टैंडर्ड में और क्लियरली बात करें, उसमें कुछ वो थोड़ी ना, ठीक है ना? हाँ, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है जिस तरह से आपकी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है, प्रोसेसिंग होती है, ठीक है? ओवरऑल जो प्रोसेसिंग होती है वो मेटाबॉलिज्म। न्यूट्रिशन में हम क्या देखते हैं? हम जो भी चीज़ खाते हैं वो हमारी बॉडी में कितना वैल्यू उसका होता है। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, लिपिड्स ले रहे हैं, तो बॉडी में कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो भी चीज़ें बनती है बॉडी में वाया न्यूट्रिशन वो पहुँचाने का काम करता है। तो एक बॉडी में हमारे साथ इतने सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, बराबर ना, है ना? तो ये जो प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होते हैं तो उसको चलाने के लिए कोई सिस्टम भी चाहिए होता होगा, है ना? ये सब को कोऑर्डिनेट कौन करता है? आपस में तालमेल कौन बैठाता है? ब्रेन, है ना? और ब्रेन का एक अपना एक सिस्टम होता है, उसे हम कौन सा सिस्टम कहते हैं? नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। बॉडी की समझ लो करो एक वायरिंग है पूरी, ठीक है ना? वो किसके अंदर होती है? नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है? अब एक बेसिक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, ये जब सारे के सारे प्रोसेस होंगे बच्चों तो हमें एनर्जी चाहिए होगी, तो ये बॉडी में हमारे एनर्जी आती कहाँ से? खाना खाने से आती है, ठीक है ना? भागने से तो एनर्जी खर्च हो जाएगी, है ना? जो एनर्जी आती है वो हमको खाना खाने से आती है। पर एक दूसरा सवाल आता है, अगर खाना खाने से एनर्जी आ जाती है और उससे हम बॉडी हमारी ज़िंदा रह सकती है और हम चल सकते हैं, तो हवा नहीं चाहिए फिर हमको? हवा क्यों चाहिए? खाना तो खा रहे हो ना, हवा मत लो, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए बॉडी में एनर्जी। कहीं से खाना खा रहे हो ना, कहीं को मरेंगे। लंग्स को ऑक्सीजन दे, ब्लड में ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर खाना नहीं खाते, ऑक्सीजन खाते, ऑक्सीजन नहीं रखते। हाँ, ठीक है। तो हम बिस्किट्स के नाम से हट के साइंस पे आते हैं। तो हम यहाँ पर ये समझते हैं
कि एक्चुअली ये दोनों ज़रूरी है और ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। हम जो खाना खाते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, वो खाना हमारी बॉडी में जाने के लिए जब ब्रेक डाउन होता है ना, तो उसके लिए एक और एक कॉम्पोनेंट लगता है, वो क्या है? ऑक्सीजन। यानी कि हमारी बॉडी में अल्टीमेटली क्या जाता है? हमारी बॉडी में बोटी, चिकन, मटन ये सब नहीं जाता। हमारी बॉडी में एंड में आके वो किस में बनता है? प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सब में बन जाता है। ठीक है ना? हमारी बॉडी में अंदर जाके तुम बोलोगे अभी बकरे का बोटी खाया है, ठीक है ना? हाँ, अभी बकरे का बोटी जो है ये मेरे को मजबूत करेगा। हम बोलते हैं ना, ले बादाम खा, काजू खा, तू तेज़ दिमाग होएगा। वैसे तो होता नहीं है, तुम लोगों का क्या मतलब है? ठीक है ना? हाँ, मूंगी। अच्छा ठीक है, जाने दो। ये हम समझेंगे कि ये बात क्लास में हुई नहीं, ठीक है ना? इसका डिस्कशन आज इसके बाद कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ अच्छा सुनो, हाँ तो मूंगी से आगे बढ़ते हैं। तो मूंगी को तो जाने दो। हाँ, तो ये जो प्रोसेस है, इसके लिए जो हमें एनर्जी लगती है ना, एक्चुअली हमारी बॉडी में एट दी एंड ये सब किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। अब ये एनर्जी बनने के लिए हमारे फूड को जो ब्रेक डाउन करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, कौन सी होती है? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन और हमारा फूड मिलके एंड में क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, और वही एनर्जी आपको काम आएगी आगे, समझ गए? बॉडी में। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या? जो लाइफ प्रोसेस है ना, इस चैप्टर में बेसिकली बच्चों हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में एक्चुअली एनर्जी बनती कैसे है। कुछ सवाल है जो आपको इसमें, अब कभी जब हम ज़ोर से भागते हैं तो हमको यहाँ दुखता है, सबको दुखता है ना? आपको लगता होगा गया किडनी गया किडनी में हार्ट अटैक आ गया है बोले गया किडनी गया। कोई एक दोस्त कहता और ये लगता पथरी हो गई है पथरी हो गई है तो किडनी तो गया। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? अब वही आपको दर्द, जब आप डंबल्स को उठाते हैं ना, तब आपको वही पेन वैसा कुछ यहाँ पर भी महसूस होगा, या आप पुलअप्स करेंगे, पुशअप्स करेंगे तो भी आपको पेन महसूस होगा। तो इसका आंसर है ना, आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ये आपका किडनी नहीं गया होता है ठीक है? ये जो भी जाएगा ये आपको अभी मालूम पड़ेगा, ठीक है ना? अभी जैसे कि ये भाग रहा है, जॉनी लीवर भाग रहा है, तो इसको भी तो दुखेगा ना, दुखेगा ना, इसके यहाँ पे दुखेगा, ठीक है? इसको भी दुखेगा इसको भी दुखेगा। अच्छा, हाथ दुख रहा है लगता अच्छा ठीक है। अच्छा चलो पॉइंट, अरे पॉइंट की बात करते हैं, बस चलो पिक्चर चेंज। हाँ अब ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है, ठीक है ना? तो हमारे बॉडी में हमको एनर्जी जो है इन 3 चीज़ों से मिलती है। कौन है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है? तो इससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तुम अंदर से जाओ, पढ़ना है ना तुमको, जाओ। हाँ ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स से, ठीक है? अच्छा सुनो, अच्छा कुछ आगे बढ़ने से पहले बायो है तो हमें टेक्स्ट बुक देखनी पड़ेगी, ठीक है ना? नहीं आप लोग टेक्स्ट बुक मत निकालो, यहाँ पे सारी टेक्स्ट बुक है आपके पास, ठीक है? यहाँ देखो, अब ये पैराग्राफ वही है जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है ना? ये पैराग्राफ वही है। कौन सा पैराग्राफ है? कि हमारे बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जिसके लिए कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड जो होते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स की तारीफ हम बाद में पढ़ लेंगे अगर मौका मिला तो। वैसे किताब में उसका डिस्कशन नहीं है तो उसको देख लेंगे आगे, जब हमको पढ़ना होगा तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है? अच्छा, तो ये पैराग्राफ आप बाद में पढ़ लेना। हमारे बॉडी में जो प्रोसेसेस हैं, जैसे मैंने बताया, डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, एक्सक्रीटरी है, कंट्रोल सिस्टम है, डिफरेंट एक्सटर्नल, इंटरनल, काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है ना? तो ये तो सारी बातें हो गई इसके अंदर। अच्छा, अब ये जो आपके पास यहाँ डायग्राम है, ये आपको अगर फिलअप करना है तो इसके लिए मैंने एक आपके और एक लिए फिलअप डायग्राम यहाँ पर निकाला है। तो ये जो डायग्राम है वो यहाँ है, ठीक है? अब ये जो डायग्राम है ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? नाक से जो रास्ता जाता है यहाँ से इसे नेज़ल कैविटी कहते हैं। ये जो होल्स होते हैं नाक में से नॉस्ट्रिल कहते हैं। मुंह से जो रास्ता जाता है उसे क्या कहते हैं? ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर एक, यहाँ से नीचे से एक पाइप जाएगा जिसे क्या कहेंगे? लैरिंग्स कहेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या आपका राइट लंग है, ठीक है ना? और यहाँ पर एक दूसरा पाइप दिखेगा आपको, फेरिंग्स कहेंगे। उसके नीचे आपको क्या दिखेगा? ट्रैकिया। नीचे यहाँ पर डायफ्राम आपको एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इमेज उतनी कट गई है। नीचे एक ऐसा
डायफ्राम का भी स्ट्रक्चर होता है, चलो वो देख लेंगे। अच्छा ये जो है ना इसके आगे ट्रैकिया के आगे, ट्रैकिया जो आगे कंपोनेंट में डिवाइड होता है इसे कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में खाली नेमिंग देने के लिए आएगा, ऐसा डायग्राम होगा, बोलेगा ये वाले नाम दो और ये वाले नाम, तो आपके पास स्लाइड हमेशा रहेगी, तो आप उससे लिख सकते हैं, या टेक्स्ट बुक में बाद में फिलअप करना है तो फिलअप कर सकते हैं। नाक वाला रास्ता आपके लिए ये है सारी, अगर अभी फिलअप कर रहे तो कर दो, कुछ बच्चे अभी करना है। कोई लार्निक्स बोलता है उसे, कोई लैरिंग्स कहता है, अलग अलग लोग प्रोनाउंस अलग अलग करते हैं, दोनों सही है, ठीक है ना। चलो चलो जल्दी करते हैं, अभी हमें 9 को भी बढ़ाना है। हाँ हो गया, लिख लेना बाद में। चलो ये रहेगी ना, स्लाइड तो रहेगी ना तुम्हारे पास वीडियो में, देख लेना। आगे बढ़ूँ मैं? ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा अब मैं आपको ये टेक्स्ट बुक, तो कल मैं इस पर और स्लाइड्स भी आपको दूंगा, वक्त नहीं मिला कि मैं आगे की स्लाइड्स बना सकूं, ठीक है। कल मेरा दिन पूरा बिजी चला गया, वरना मैं संडे को हफ्ते भर की स्लाइड्स की प्रिपरेशन करके रखता हूं। तो अब ज़रा ध्यान सुनते हैं। अब कोई एक चीज़ बताने से पहले जो किताब में नहीं है, हम जब भी बीमार होते हैं तो हमको हॉस्पिटल में आके क्या लगाते हैं? सबसे पहली चीज़ आइस, IV, वो बोलते हैं ग्लूकोज चढ़ाओ इसको, सुने हो? ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज लगाने। ग्लूकोज क्या होता है एक्चुअली? ग्लूकोज तो बिस्किट का भी नाम है, बोलते हैं पार्ले जी को ग्लूकोज बोलते हैं, है ना। किसी को चक्कर आ जाता है तो हम उसे मीठा खिलाते हैं, होता है ना, ऐसा क्यों? अभी पूछे नहीं, है ना। ब्लड प्रेशर लो हो गया, चक्कर आ गया, है ना, तो हम ग्लूकोज एक्चुअली होता क्या है, ध्यान सुनो। ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी का इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हमें क्या होती है, ऐसा होता है ना जैसे सुपर मारियो में खाना खा लेता है फटाफट टेंडर ऐसे बड़े हो जाता है ना। वैसे ही वो ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में लगता है ना, तो हमारे को एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आप कुछ भी खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, स्वीट्स खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, एट दी एंड वो एनर्जी में बनना है। एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बनना है। क्या बनना है? अलग अलग है, बट मोस्टली हम किसकी बात करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। एट दी एंड हमारे बॉडी में अगर इसके नीचे इसको लेकर जाओगे ना, तो वो एट दी एंड कहाँ पर जाता है? वो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज कुछ ऐसा दिखाई देता है, उसकी शक्ल ये होती है। कौन बात कर रहा है? चलो पढ़ रहे। ग्लूकोज की शक्ल ये होती है C6H12O6 12O22 आई थिंक, मैं भूल गया। हाँ C6H12O20। ये तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या क्या अजीब व गरीब मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। चलो ये क्या है? ग्लूकोज है हमारी बॉडी में। क्या ये? ग्लूकोज है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में क्या बना है? अभी ग्लूकोज बन गया। कुछ भी आपने खाया तो एंड में जाके क्या बना? ग्लूकोज। इसलिए हॉस्पिटल में डायरेक्ट ग्लूकोज क्यों चढ़ाते? समझ आ रहा है? क्योंकि अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, डायरेक्ट ग्लूकोज जाएगा तो एनर्जी आएगी ना, अच्छा फील होगा ना। रमज़ान में हमें अच्छा फील नहीं होता, हम पानी पीते हैं बाद में, थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर हमको अच्छा फील होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनना शुरू होगा तो हमें क्या होगी? एनर्जी फील होगी। मज़दूर लोग जो होते हैं अक्सर, जो बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें उठाते हैं, वो क्या करते हैं? पार्ले जी बिस्किट खाते देखो दोपहर में। अगर तुम उनको ध्यान से देखोगे, हम जब छोटे थे ना तो हमारी स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो मज़दूर लोग दिन भर रहते थे, हम मज़दूरों के आसपास में रहते थे। तो हुआ यूँ कि मज़दूरों को अक्सर हम दोपहर में देखते थे, वो बेचारे के इतने तो पैसे नहीं कि वो होटल में आके दोपहर का खाना खा लें या मंगा के खा लें, तो अक्सर मज़दूर वो बिस्किट खाते थे ग्लूकोज की। क्यों खाते थे? क्योंकि उससे क्या बनती है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बनती है। समझ नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ। तो यहाँ पर भी हम उसी की बात करेंगे। अब हम ये बात करेंगे, आर्टिफिशियल ग्लूकोज का मतलब वो तो मुझे नहीं पता, वो फार्मासिस्ट बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब देखते हैं ये, अब ये हमें देखना है कि ग्लूकोज से जब नीचे जाता है हमारी बॉडी में तो बनती है एनर्जी। क्या बनती है? एनर्जी, ताकत होती है ना। जैसे आप अपने भाई बहन से लड़ते हैं, हमें ताकत आती है, ठीक है ना। हाँ, तो वो ताकत आती कैसे आपके अंदर? वो ग्लूकोज एक्चुअली ब्रेक डाउन होता कैसे और हमारे बॉडी में एनर्जी बनती कैसी है? तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी बनती है, जैसे कि हमारे देश में कौन सा चलता है? रुपया चलता है। कहीं पर दिरहम चलता है, कहीं पर पाउंड चलता है, कहीं पर नेपाली रुपी चलते हैं, कहीं पर बंगाली रुपी चलते हैं ना। तो हमारे बॉडी में भी एनर्जी का एक सिक्का चलता है, उसे कहते हैं हम ATP। एडियोनाइज्ड ट्राइफॉस्फेट। क्या बोला? एडियोनाइज्ड ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी ने एक पूरा ऐसा चक्कर लेती है,
क्या करती है, एक पूरा का पूरा ऐसे चक्कर घूमती है, ठीक है ना, एक साइकिल घुमाती है पूरी। उस साइकिल के अंदर, एक साइकिल के अंदर हमारे बॉडी में कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी बनते। कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी। अभी मैं बोल रहा हूँ कितनी देर लेक्चर लूँगा, एट द एंड में शायद थक जाऊँगा। क्या हो जाऊँगा, मैं थक जाऊँगा। अब मैं थक जाऊँगा तो क्या अभी आपकी बॉडी में एटीपी बन रहा है क्या, आप सांस ले रहे हो, है ना, आपने कुछ ना कुछ खाया होगा थोड़ा बहुत, अभी नहीं रात में कुछ ना कुछ खाया होगा, है ना, तो हमारी बॉडी हल्का हल्का एटीपी अभी भी क्या कर रही है, बना रही है। अभी मैं थका हुआ थोड़ा फील करना शुरू कर दिया, 1 घंटा कंटिन्यूस बोल के मैं थका हुआ फील करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरे बॉडी में कंटिन्यूसली एटीपी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मैं मूव कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, हर एक में क्या इस्तेमाल होगा, एटीपी इस्तेमाल होगा। तो मेरी बॉडी अब एटीपी बनाना भी क्या करेगी, शुरू करेगी। अरे बनाना भी तो शुरू करिए। अगर मैं एटीपी इस्तेमाल करते गया तो मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा ना। गेम की कैसे लाइफ होती है ना, हर एक मुक्के पर उसकी लाइफ कम होती चली जाती है, फिर थोड़ा सा कहीं पे जाके कुछ खा लेता है, फिर उसकी लाइफ बढ़ जाती है, होता है कि नहीं। इसलिए हम भी तो वो गेम की तरह ही, हम दिन भर चल रहे, हमारा लाइफ बार कम हो गया, दोपहर में जाए खा लिए, लाइफ बार बढ़ गया, है ना, फिर काम कर गया है, फिर इसीलिए तो हमें खाना खाना पड़ता है ना, ऑक्सीजन लेना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या रहे, ठीक रहे, बराबर है। तो अब हम यहाँ पर भी यही करेंगे। तो हमारे बॉडी में एक्चुअली जो ग्लूकोज होता है, सिर्फ ऐसा याद रखो कि ग्लूकोज जो होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब बहुत एनर्जी एटीपी से मिलती है। ऐसे समझ लो कि कोई चॉकलेट है, खा ली, एनर्जी आ गई, ठीक है ना। अभी हमारे बॉडी में सब चीज़ एंड में क्या कन्वर्ट हो गई, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो गई, हाँ, इतनी बात समझ रहे हो। हाँ, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में ये जो एनर्जी बनी है, ये एनर्जी किस तरह से बनी है, ग्लूकोज से एटीपी कैसे कन्वर्ट होता है वो देखेंगे, ठीक है ना। ग्लूकोज से जब एटीपी में बनेगा, ध्यान सुनना है, ग्लूकोज से आप ये घर पे जाके सारे प्रोसेस आज पढ़ना, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना। और तुमने पहले वाले चैप्टर के तो नोट्स बनाए नहीं होंगे, इल्ला माशाल्लाह। इससे पहले वाले चैप्टर के नोट बनाए, अच्छा वेरी गुड। और किसने बनाया, एक ही ने बनाया, बाकी तो भले सर ले लेंगे ना नोट्स, एक जो बनाएगा, जो इसने नोट्स बनाए ना सबसे ज़्यादा उसी को समझेगा उसके नोट्स, और किसी को नहीं समझेगा। एक टीचर को समझेगा, एक बच्चे को समझेगा, बाकी तुम लोग नहीं बनाओगे, नहीं समझेगा। मत बनाओ, मेरा क्या, शेयर कर दूंगा मैं नोट्स, क्या है, पर तुमको समझेगा नहीं, तुम बनाए क्यों नहीं नोट्स, यानी तुम घर पर आके पढ़े नहीं। अब सब मैं नहीं देख पाऊँगा, मेरे बहुत काम रहता है, मेरे को पढ़ा करो यार, ठीक है, सर दुख जाता है, इतना काम रहता है मेरे को। ग्लूकोज से क्या बना, एटीपी, ठीक है ना। अब आज हम देखेंगे, ये सफ़र देखेंगे जहाँ ग्लूकोज से एटीपी बनता है, और कल उसको थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में भी देखेंगे, ठीक है। तो समझते हैं ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। कितने होते हैं, 6। अब ये मत बोलना कि कार्बन क्या, ये क्या, ग्लूकोज में 3 मेंबर होते हैं, CHO। C माने कार्बन, H माने हाइड्रोजन, O माने ऑक्सीजन, ये तीनों मिलाकर ग्लूकोज बनता है। हमें सिर्फ याद रखना है ग्लूकोज में कितना कार्बन है, 6 का। C6H12O22 होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। ठीक है, मत दो मराठी कटे, गुस्सा मत हो जाओ। चलो ठीक है, बच्चों के गुस्से दिखाने के अलग अलग तरीके, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो ठीक है। तो पहला स्टेप, ठीक है, हम हमारा सफ़र देखते हैं। अभी मैं खाली स्लाइड खोलता हूँ, वहाँ पे नहीं, रहने दो, पहले इसी पे लिख देता हूँ। हाँ, तो हमारा सफ़र शुरू होता है ग्लूकोज से अब एटीपी का। ग्लूकोज से हमें बनाना है एटीपी। ग्लूकोज से एटीपी बनाने के लिए जो पहला स्टेप होता है उसको कहते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। किसी भी चीज़ में अगर लाइसिस आ गया, जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइसिस सुना होगा, है ना, ये आपने कहीं ना कहीं 8 लाइन में कहीं सुना होगा। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, यानी कि आप किसको तोड़ोगे, ग्लूकोज को। बोले सर लाओ पार्ले जी तोड़ देते हैं, हो गया, बन गया, है ना। तो ऐसे ही कुछ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा। क्या होगा, ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा। अब ग्लूकोज के कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अगर 2 इक्वल हिस्से में बांटेंगे तो कितने कार्बन बनेंगे, यानी कि एक के पास 3 जाएंगे, एक के पास 3। जैसे मम्मी बाज़ार से आती है, एक चीज़ लेकर आती है, दोनों बच्चे लड़ते तो क्या करती है, बराबर तोड़ के दे देती। हाँ, अगर वो बराबर नहीं टूटा तो फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वाला डिवीज़न होता है वहाँ पर, कि उसको बड़ा दे दिए, मेरे को छोटा दे दिए खाने के लिए, ठीक है।
अच्छा, तो वैसे ही पर हमारे बॉडी में ऐसा नहीं होता। हमारे बॉडी में ग्लूकोज बराबर कितने कार्बन कंपाउंड में टूटता है? 3 कार्बन कंपाउंड में टूटता है, ठीक है ना। इतनी बात समझे। अच्छा सुनो, ये देखो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले होगा कहाँ, ये ध्यान रखो, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? उस दिन हमने देखा था सेल के बाहर का एरिया, याद आ रहा है? वो मोहल्ला जिसमें किसके भाई रहते हैं? आरएनए के भाई। आरएनए के भाई के नाम क्या है? टीआरएनए और आरएनए। टीआरएनए का काम क्या होता है? काम क्या होता है? नाम नहीं पूछ रहा हूँ, काम क्या है? ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? एंटीकोडॉन लेके आता है। किसके पास? mRNA गैस लेके जाता है। फिर राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? बाद में कि उससे अटैच होता है, हाँ, और हर अमीनो एसिड पर अपनी पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है। याद है ना? ऐसा मैं कोई भी लेसन का किधर भी पूछ लूँगा तुमको, ऐसा पढ़ा होना चाहिए, समझना। इसको बोलते हैं आपको लेसन समझाए, इसे कहते हैं। ये आपकी टेस्ट है। आपको समझा कोई चीज़ होती है ना, आपको 10 साल बाद भी वो याद रहेगी। वो हाँ टीचर पढ़ाया था, ये होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो अब का है तो याद नहीं है। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। तो ये प्रोसेस भी साइटो, तो हमारे सेल में तुमको एक और एक चीज़ मिली कि खाली टीआरएनए नहीं है भाई, यहाँ पर तो ग्लाइकोलाइसिस भी हो रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का, यहाँ पर एक शब्द है ऑक्सीडाइज्ड होना। ऑक्सीडाइज का मतलब होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? ग्लूकोज में ऐड करेंगे। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। अब तक बात क्लियर है? कहाँ पर है हम लोग सेल में? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होने वाला है, ग्लूकोज में क्या मिलने वाला है? ऑक्सीजन मिलने वाला है, ठीक है ना। अब ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलेगा तो हमको मालूम है ये ग्लूकोज यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ से है, इसको टक्कर मार दिया, 2 पार्ट में टूटा। कितने? 3 कार्बन और 3 कार्बन। तो इसमें था क्या? 6 कार्बन था, टूटेगा तो कितना होगा? 3 कार्बन और 3 कार्बन। 6 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ग्लूकोज। 3 कार्बन वाले को कहते हैं पायरुविक एसिड। आई रिपीट, पायरुविक एसिड। समझ में आया? ये भी क्या होगा? पायरुविक एसिड। 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाएगा। कब टूटेगा? जब ग्लूकोज को कौन टक्कर मारेगा? आके ऑक्सीजन। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लूकोज क्या हो रहा है? टूट रहा है। सबसे सरल भाषा में बता रहा हूँ, याद रहेगा। कोई अगर पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, तो ग्लूकोज का टूटना। कैसे टूटता है ग्लूकोज? ऑक्सीजन के मिलने से। जब ऑक्सीजन मिलता है तो 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होता है। तो 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होगा तो क्या बनेगा? पायरुविक एसिड और फिर से पायरुविक एसिड। तो 2 पायरुविक एसिड तो बन गए, बराबर है। पर हमने क्या पढ़ा? हम ग्लूकोज से एटीपी तक का सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो ग्लूकोज से एटीपी तक का सफ़र होता है वो 3 स्टेप में होता है। किस में होता है? 3 स्टेप में होता है। तो 3 स्टेप में से हर स्टेप में कुछ ना कुछ एटीपीज बनते हैं। टोटल 38 एटीपीज बनते हैं। कितने? बुक में दिया नहीं है कि हर स्टेप पे कितने एटीपी बनते हैं, वो कल मैं बताऊंगा जब रिवाइज कराऊंगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? पायरुविक एसिड तो बनेगा, उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ टूटती है तो एनर्जी रिलीज होती है। कोई भी 2 चीज़ टकराए तो क्या एनर्जी रिलीज होती है? ठीक है। अगर हमने 2 हाथ लिए और उसको ज़ोर से किया तो क्लैप होता है। तो क्लैप होने में क्या होता है? साउंड एनर्जी रिलीज हो रही है। आप कोई भी इसको तोड़ते हैं तो आवाज़ आती है ना। तो कोई भी चीज़ टूटेगी तो एनर्जी तो निकलेगी। तो ग्लूकोज भी टूटा तो क्या हुआ? एनर्जी निकली। यानी कि पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड के साथ क्या बना? एटीपी। इसके साथ बनेगा एक और एक चीज़ जिसे कहेंगे NADH2। क्या कहते हैं? NADH2 क्या होता है? याद रखने की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, खाली याद रखो कि उसमें NADH2 होता है और वाटर भी बनता है, ठीक है। क्या बनेगा? रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? कुछ अमाउंट में वाटर भी फॉर्म होगा। यानी कि ग्लूकोज से अभी क्या बना? 6 कार्बन कंपाउंड का क्या बना? पायरुविक एसिड बना। क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। उसके साथ क्या बनेगा? ATP भी आ रहा है। उसके साथ क्या आ रहा है? NADH2 भी आ रहा है, ठीक है ना। और क्या आ रहा है? वाटर भी आ रहा है। ये पहला प्रोसेस हुआ किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल सरल भाषा में बताए कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, तो हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस जो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको जो ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीजन आने के बाद क्या होता है? वो 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड करते हैं। पायरुविक एसिड के साथ साथ कुछ अमाउंट में एटीपी बनता है। अगर कोई पूछ ले कितने एटीपी बनता है तो बोलना वो हमें टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है ना। 3 क्या होता है? 3 बोला। ATP बनता है, NADH2 बनता है और क्या बनता है? वाटर बनता है। क्या यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा प्रोसेस? नहीं। कितने स्टेप होते हैं? 3। कितने हुए? 1। तो ये पहला स्टेप हुआ तुम्हारा, ठीक है ना। अच्छा, अभी इसमें और भी चीज़ है। अच्छा, इसी के अंदर और भी चीज़ दी हुई है तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो आ गए, तरह से टूट जाएगा, खींच जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आ गए। अब हमारे पास क्या हो गया? पायरुविक एसिड बन गया। क्या चाहिए? बॉटल नहीं लाया आज भी। हाँ, ये अच्छी है सर, इसको चाहिए।
वो मैं गारंटी कैसे दूँ, मेरे को क्या मान लो, पी लो अभी, क्या बोले, दो पीछे पास कर दो पानी। मैं खाली बॉटल दो ला के रखता हूँ, रहने दो, वैसे लाने वाले नहीं हो। हाँ यहाँ देखो, अब क्या बना, पायरेविक एसिड बना। हाँ अब पायरेविक एसिड जो इसमें बन गया, अब उसका भी कुछ होगा आगे, यानी कि अभी तक क्या हुआ था, अभी तक की कहानी में ग्लूकोज से बना पायरेविक एसिड, बराबर है। अब ये पायरेविक एसिड भी आगे जाके कन्वर्ट होगा, और ये कन्वर्ट होगा, ये बैग हटा लो, हाँ अब ये जो पायरेविक एसिड होगा बच्चों, वो आगे जाके और एक चीज़ में कन्वर्ट होगा, जिसे कहेंगे हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम। ये किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम, ए बोला जाता है पूरा, ठीक है। जब ग्लूकोज से पायरेविक एसिड बना था, ध्यान सुनना, हम एंड में पूरा रिएक्शन लिखेंगे। जब ग्लूकोज से पायरेविक एसिड बना था तो उसके साथ और क्या क्या बना था, ATP, NADH2 और वाटर बना था, बराबर है। यहाँ पर जब पायरेविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा तो क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, NADH2 के, और दो मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के। किसके बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के। समझ में आया। तो इस तरह से तुम्हारा पूरा ग्लाइकोलिसिस का क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई रिपीट अगेन, एकदम ध्यान सुनना। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होगा, जो क्या होंगे, पायरेविक एसिड, यानी कि 2 पायरेविक एसिड कन्वर्ट हुए। जब पायरेविक एसिड बनेगा तो उसके साथ क्या बनेगा, NADH2 बनेगा, ATP बनेगा और वाटर बनेगा। फिर पायरेविक एसिड को, दोनों पायरेविक एसिड को फिर से तोड़ा जाएगा, फिर आगे वो किस में ब्रेक डाउन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक डाउन होगा। एसिटाइल कोएंजाइम के साथ फिर से 2 NADH2 बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज होगा। इस तरह से अगर कोई पूछे कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस क्या है, तो स्टार्ट से एंड तक तुम्हें बताना आना चाहिए। समझ गए। अगर मैं आंसर फ्रेम कर दूँ तो अभी खड़े खड़े हम आंसर भी बना सकते हैं। क्या है, ग्लाइकोलिसिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, नहीं, सेकेंड पॉइंट ये आएगा, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, ग्लूकोज इज अ 6 carbon compound, it get oxidized and get converted into 3 carbon compound called pyruvic acid. Along with pyruvic acid, NADH2, ATP and water is formed. After the formation of pyruvic acid नहीं, after the formation मत बोलो, ये बोलो, अगेन पायरेविक एसिड विल ब्रेक डाउन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया आंसर, ग्लाइकोलिसिस। तुम्हारे सामने आंसर बता दिया, 6-8 पॉइंट लिख दिए, बन गया आंसर। समझ गया तो चुटकियों में आंसर याद होगा, नहीं समझा तो ज़माने में भी नहीं याद होगा। ये फंडामेंटल होता है किसी चीज़ को समझना। तुम्हारे सामने बता रहा हूँ, आधे लोग ये आंसर लिख लेंगे, मेरे को मालूम है, गारंटी है तुम में से आधे लोग ये आंसर अब भी लिख देंगे। याद हो गया तुमको। ये होता अच्छा पढ़ाना। अब ये गलती तुम्हारी नहीं कि तुमको समझा, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तुमको कुछ समझा नहीं है। ये सब ATP, NADH2 तो बड़ी बड़ी नाम है, ये तो 12th में समझोगे। ये होता है कि अच्छे से पढ़ाया जाए, टीचर तैयारी कर गया है, एनर्जेटिक हो। तुम नाश्ता करो या नहीं करो, मैं करके आता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है, सुबह में खाना बहुत पसंद है, अगर मैं पानी देना, अगर वो नहीं कर पाए ना तो तुम्हारा लेक्चर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में भी तो ग्लूकोज ही बनता है ना। ग्लूकोज बनेगा नहीं तो कैसा चलेगा। ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस समझा, रटा होना चाहिए। घर पे जाके एक पेज लेना, आज पूरा प्रोसेस ऊपर से नीचे लिख देना और कहीं दीवार पे या कहीं पे डेस्क पे लगा देना। रटा होना चाहिए पूरा। ये 12th में क्रेब्स साइकिल कहते हैं, इसे बहुत बड़ा प्रोसीजर है। इसके लिए हमने 2-3 घंटे का लेक्चर होता है समझाने के लिए क्रेब्स साइकिल को। ठीक है ना, आपको इसका खाली इंट्रोडक्शन है छोटा सा। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है इसके बीच में कुछ दरमियान में? ठीक है ना, हो गया तुम लोग का एग्ज़ाम? हो गया? कितना बाकी है अभी? और 9 तारीख को बोला था ना तू। ठीक है, नेक्स्ट नाम देखने आप क्या लिखा हुआ है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसे TCA साइकिल या क्रेब साइकिल भी कहते हैं। क्रेब तो माने केकड़ा है ना? हाँ नहीं, अरे भाई हम कभी इमेजिन नहीं करते, क्रेब एक आदमी का नाम है। ठीक है, हम तुम दोनों, अगर हम तो यहाँ तो चिढ़ाते हैं कैसे नाम रख लिए।
है ना, कि केकड़ा है। हाँ, क्रेब साइकिल से, ठीक है ना। सेकेंड प्रोसेस जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, पहले प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, दूसरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। ईएमपी पाथवे भी आएगा इसके बाद, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो क्रेब साइकिल देखते हैं कि क्रेब साइकिल क्या है। अब तक हमारी कहानी पहुंची क्या, लास्ट वाला चीज़ जो हमें बना है वो कौन है, एसिटाइल कोएंजाइम। क्या बना हुआ है, क्या बना था, ग्लूकोज से पायरेविक एसिड, और पायरेविक एसिड से क्या बना था, एसिटाइल। ये तीन मेन चीज़ बनी ना। बाय प्रोडक्ट में तो साइड में जो बना है वो बना है, ठीक है ना। अब इस पे आते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक या एसिटाइल कोएंजाइम पे आते हैं, ठीक है। अब तक हम कहाँ पर, ये सारा खेल कहाँ चल रहा है, साइटोप्लाज्म। अब हम चले जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे कोई मीटोकॉन्ड्रिया मत बोल देना, ठीक है। आपको है ना, जापानी नहीं बनना। कोई बच्चा होता है सर ये मीटोकॉन्ड्रिया मैं बोला तो आधा जापानी आधा फ्रेंच क्यों बोल रहा है बोले आए तो तू मराठी ना महाराष्ट्र से, इतना सारा। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नॉट मीटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हाँ, अब ये भी नाम आपने नाइन्थ में पढ़ा है, पर आपने सुना नहीं होगा, कोरोना बैच 8 में ही पढ़ो तो। हाँ, सेल को आ जाता है, नहीं वो तो लाइसोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सुनते हैं कि क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली ये पावर हाउस, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों होता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, इसीलिए कहते हैं, सुनो ध्यान से। अभी जितना भी एटीपी बनता है ना, जितना भी एटीपी बनता है सब कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए अब हम हमारे सारे प्रोसेस को उठा के कहाँ ले जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। आपके यहाँ खानदान में भी तो एक पावर हाउस होता होगा ना, जहाँ सारे डिसीजन होते हैं। कोई एक चाची, कोई एक फुप्पी, जिसके घर पे सारे लोग जमा होते होंगे, या डिसीजन होता हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, शायद होता हो, पता नहीं, ज़रूरी नहीं सब क्या होता हो। या आपका कोई दोस्त होता होगा जिससे आप मिलकर चलो करते हैं। चलो ठीक है, इमोशनल मत हो जाओ। हाँ, तो बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम अब तक बना था, वो कहाँ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे, ठीक है। एक साइक्लिक चेन चलेगी, ठीक है, एक साइक्लिक चेन चलेगी जिसे हम क्या कहेंगे, TCA साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। TCA साइकिल कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगी, ऑपरेट होगी। एसिटाइल कोएंजाइम जो अभी हमारा बना है ना, उसका सिर्फ एसिटाइल पार्ट, COA मतलब कोएंजाइम वाला पार्ट नहीं, सिर्फ एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। मतलब ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा, यानी इसमें क्या मिलेगा, आके ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीडाइज थ्रू साइक्लिकल प्रोसेस। अब इससे जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बनाता है, देखो, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, NaDH2 बनाएगा, और एक चीज़ बनाएगा जिसे हम कहेंगे FADH2। हाँ, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाएगा ये चारों चीज़ें। यहाँ पर भी ATP फॉर्म हो रहा है। हम क्या चाह रहे हैं, हमारा मकसद क्या, ये इतना बड़ा प्रोसेस करके ATP बनाना। कितने ATP टोटल बनते हैं मालूम है, एंड में 38 ATP, ठीक है ना। तो 38 ATP हमें बनाना है। 38 ATP बनाने के लिए ये सारा राग जो है हमारा क्या हो रहा है, चल रहा होगा ब्रीफ तीनों। ये जल्दी करो, फिर तुमको पढ़ाना भी है, ठीक है। हो गया, समझने आया, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, हुआ कि इसका लास्ट स्टेप है, फिर वहाँ हम रुक जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, चलो देखते हैं अब तक हमने किया क्या किया था अब तक हमने। हम पहले कहाँ गए, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कौन था भाई, ग्लूकोज था। ग्लूकोज कितना है, 6 कार्बन का बॉन्ड, उसमें हमने क्या मिलाया, ऑक्सीजन को मिलाया, क्या बना, 3 कार्बन का बॉन्ड, जिसको हम क्या कहेंगे, पायरुविक एसिड। यहाँ पर भी क्या बनेगा, पायरुविक। अच्छा, पायरुविक एसिड के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें क्या बन रही थी, याद है, NaDH2 बन रहा था, ATP बन रहा था, और वाटर, है ना, ATP और वाटर। सेम यहाँ पर भी यही होगा, NaDH2 बनेगा, ATP बनेगा और वाटर बनेगा। अब इसके बाद यही पायरुविक एसिड आगे ब्रेक डाउन होगा, किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या बनेगा, क्या बनेगा, 2 और CO2 बराबर, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम उठ के कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो सिर्फ इसका एसिटाइल पार्ट जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनाएगा, CO2, वाटर, NaDH2, FADH2। ये NaDH2, FADH2 ये सब ATP बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ATP बनना है, यहाँ भी कुछ ATP बनना है, यहाँ ATP, यहाँ ATP, यहाँ ATP, यहाँ ATP। समझ में आ रहा है।
ये जो प्रोसेस है एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सीजन को मिलना और ये बनाना, ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। दूसरा इसका नाम क्या है? और एक नाम है, क्या नाम है? TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये जो प्रोसेस है जो यहाँ से आता है उसे हम क्या कहते हैं? अरे नहीं, ग्लाइकोलिसिस। मैं बोला अभी टाइगर बिस्किट बोल दोगे ना। इतना भी गलत मत बोलो यार, वो नहीं था डायलॉग, इतना भी गलत कैसे हो सकते हैं? वो ऋतिक रोशन का डायलॉग था ना अभी सुपर 30 में, इतना गलत नहीं होना, ठीक है ना? तो कौन सा प्रोसेस है? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना? तो पहला प्रोसेस कौन सा था? ग्लाइकोलिसिस। मन की शक्ति है सुनने की कि बस हो गया? नहीं सर, सुन सकते हैं। हिस्ट्री नहीं है। ठीक है ना? अयान को तो कुछ समझ नहीं, बोला कहाँ क्या पढ़ा है, क्या बता, ये आज तो लगता है दूसरी क्लास में ही आ गया मैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अच्छा, तो यहाँ तक तो हो गए हम। अब तीसरे वाले स्टेप को बोलते हैं ETS, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन। ठीक है ना? इसके अंदर भी आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। अब तक हमारे पास क्या बना है? NADH2 FADH2 बना है। कहाँ पर बना है? क्रेब्स साइकिल में। क्या बना है? NADH2। तो यहाँ पर देखो कौन है? NADH2 है और कौन है? FADH2 है। ठीक है ना? ये NADH2 FADH2 क्या करेंगे? एक आगे के प्रोसेस में पार्ट लेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन। इसमें पार्ट लेंगे और कितने ATP बनाएंगे? 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनाएंगे? ATP। कितने में से? ऑब्टेन फ्रॉम ईच NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल। मतलब हर एक NADH2 से क्या बनेगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनेंगे? ATP। अगर यानी कि अगर 2 NADH2 है तो कितने ATP बनेंगे? 6। ऐसा, ठीक है ना? अच्छा, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर ऑब्टेन फ्रॉम ईच NADH2 मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स, और एक FADH2 कितना बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल। यानी कि एक NADH2 होगा तो 3 ATP देगा, एक FADH2 होगा तो कितने ATP देगा? 2 ATP। NADH के 3 मॉलिक्यूल ATP बनाएंगे। हाँ, एक NADH2 अगर बन गया तो 3 ATP तैयार हो गए। एक FADH2 बन गया तो कितने ATP तैयार हो गए? 2 ATP। अब तुम बोलेंगे ये भी तो सवाल है सर, डायरेक्ट ATP बोलो ना कि ये क्या NADH2 FADH2 लगा के रखा है ना? अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, तुम एक है मैं अपनी जेब से निकाल के तुमको पैसा दे दूँ, एक है मैं तुमको GPay कर दूँ, दोनों पैसा ही है। जो जेब नहीं दूंगा पैसा, मैं क्यों दूंगा तुमको? ज़्यादा खुश मत हो जाओ। ठीक है, जस्ट किडिंग। ओके, तो जब मैं आपको पैसे निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये जो है वो ATP है, और जो मैं आपको GPay कर रहा हूँ वो क्या है? NADH2 FADH, दोनों पैसे ही है ना? हाँ, बस ये समझ लो, समझ गए? हम कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, चलो, वो तुमको 1 रुपया भेजेंगे जब GPay पे आते हो ना। नहीं मालूम है? अच्छा, तुम्हारे पास तो अकाउंट ही नहीं होगा, अभी गरीब हो तुम लोग। स्टूडेंट जोन में तो आदमी गरीब ही होता है ना, उनके पास कहाँ अकाउंट और पैसे होते हैं? अगर अकाउंट होता है तो 100 रुपये वाला होता है। स्टूडेंट वाला अकाउंट होता है ना, 0 बैलेंस पे। हाँ, वो वाला। अच्छा, 0 ही है। हाँ, ठीक है। नहीं, एटलीस्ट अकाउंट होना चाहिए, 0 हो तो 0 और अकाउंट रखो, ठीक है ना? आएंगे, चलो उसमें ही पैसे आएंगे, जब बड़े हो जाओगे तो आएंगे पैसे। हाँ, अच्छा, चलो अब सपने मत देखो कि मैं मोबाइल ले लूँगा। हाँ, चलो यहाँ देखो, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हम जब NADH2 FADH2 पे आए तो हर एक NADH2 कितने ATP दे रहा है हमें? 3 ATP दे रहा है। हर एक FADH2 में कितनी ATP दे रहा है? 2 ATP दे रहा है। ठीक है ना? यहाँ तक हो गया? अच्छा, ATP के अलावा क्या बन रहा है? वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होगा? ये रिएक्शन में क्या होगा? बनेगा। ठीक है, तो एक, हाँ, तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा और इस तरह से क्या होगा? तुम्हारा ये प्रोसेस क्या होगा? कंप्लीट होगा। कौन सा? ETS। यानी कि ETS प्रोसेस में होगा क्या? मोटा मोटी बात कर दो, ETS प्रोसेस में होगा क्या? NADH2 कितने ATP दे देगा? हर एक NADH2 3 ATP दे देगा जब ये ETS का प्रोसेस करेंगे, और हर एक FADH2 कितने ATP दे देगा? 2 ATP दे देगा। समझ गए? इसके साथ साथ वो कह रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल लिख देते हैं यहाँ पर, वो बन जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस क्या होगा? कंप्लीट होगा। और लास्ट में दिया गया है, अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाए एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब कल समझाता हूँ मैं तुमको। एंड मॉलिक्यूल ऑफ CO2 and H2 आर प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द एनर्जी, मतलब इसके साथ H2 और CO2 बनता है। यानी कि अगर एक ग्लूकोज को आप पूरा
ऑक्सीजन मिलाओगे तो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होने के साथ वो ATP के साथ साथ क्या बनाता है, H2 और CO2 क्या करता है, बनाता है। इस तरह से तुम्हारा 3 प्रोसेस क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस तरह से तुम्हारा ग्लूकोज 38 ATPs में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। समझना है, मैं इसको अभी रिपीट नहीं करूँगा जो मैं पढ़ाया, क्योंकि कल मेरे रिपीट करूँगा, ठीक है, समझ गए? Yes, बढ़िया, sir. चलो बस अब 2 मिनट